सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं जो आपकी सेल बायोलॉजी है। इस सेल बायोलॉजी के अंदर जितने भी आपके इंपोर्टेंट जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, कौन कौन से, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, राइबोसोम आ गई, लाइसोसोम आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, गोल्जी बॉडी आ गया एंड केंद्रक आ गया। इन सबको एक सिंगल लेक्चर के अंदर आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। ये क्वेश्चंस यदि एग्जाम के अंदर आ जाते हैं अलग अलग, कैसे भी करके ये क्वेश्चन आ जाए, तो किस तरह से आपको एग्जाम में लिख के आना है, क्या करना है, जिस तरीके से मैं आपको बताता हूं वैसे यदि आप करके आते हैं तो आपको पूरे एंड अच्छे नंबर मिलने के पूरे आपको चांसेस रहेंगे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। यहां पर आपको बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। इसके अलावा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से है, तो एक बार एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिएगा। उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके अलावा डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड जरूर कीजिएगा। वहां पर आपको फ्री नोट्स भी देखने को मिलेंगे, पेड भी देखने को मिलेंगे, पेड लेक्चर भी है, फ्री लेक्चर भी है। ओवरऑल आपको दोनों कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिलेगा। तो एक बार आपको डाउनलोड है एंड विजिट जरूर कीजिएगा। चलिए, मेन आज जो अपना फोकस रहने वाला है, तो जल्दी से अपना पेन कॉपी है सब कुछ बंद कर दीजिए, सिर्फ आपको समझना है, इसके बाद में आप इसको नोट कर सकते हैं। तो किसके बारे में बात करेंगे? आपके जो जो इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है, इन सबको वन बाय वन करके आज अपन कवर करने वाले हैं। तो चलिए, मेन पॉइंट क्या है अपना, जितने भी आपकी इंपोर्टेंट जो कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनल्स है, कौन कौन से, आपका माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, राइबोसोम आ गया, लाइसोसोम आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, गोल्जी बॉडी हो गया एंड न्यूक्लियस हो गया। ओवरऑल बात करें तो आपके जो 6 इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है, इन सबको एक सिंगल वीडियो के अंदर अपन क्या कर लेंगे, आज कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, सबसे पहला आ जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको यदि अपन वर्ड के अंदर तोड़ते हैं तो पहला तो निकलता है माइटो और दूसरा क्या निकलता है, कॉन्ड्रियन। माइटो का मतलब किससे होता है, थ्रेड से होता है। बोले तो एक जो धागा होता है या जो सूत्र होता है उसको क्या बोला जाता है, थ्रेड बोला जाता है। इसके अलावा कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। मतलब जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको क्या बोला जाता है, सूत्र कणिका भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, धागे के जैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सूत्र कणिका इसको बोला जाता है। इसके अलावा जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या होता है, डबल बाउंडेड जो आपका सेल ऑर्गेनल्स है। बोले तो दोहरी लेयर, मतलब बोले तो आउटर लेयर एंड इनर लेयर, दोनों तरह की मेम्ब्रेन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलती है, जिसमें दोनों लेयर प्रेजेंट होती है। उनको क्या बोला जाता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स उनको बोला जाता है। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 1 नंबर का आ जाता है कि भाई बताइए पावर हाउस ऑफ सेल कौन है। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। रीजन पूछ लीजिए कि भाई क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, बोले तो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि सीधी सी बात है, किसी भी चीज को आप ले लीजिए, उसको चलाने के लिए उसमें एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जांपल की यदि अपन बात करें तो गाड़ी यदि आप चलाते हैं तो गाड़ी में एक एनर्जी के रूप में क्या चाहिए आपको, पेट्रोल चाहिए। तो सीधी सी बात है, वहां पर एटीपी का काम कौन कर रहा है, पेट्रोल कर रहा है। अपना देश चल रहा है तो हर एक देश की अलग अलग करेंसी होती है। इंडिया की यदि अपन बात करें तो रुपया है, तो जो रुपया है वो पूरे देश को आपको चलाने के अंदर हेल्प कर रहा है ना, तो वो आपकी एटीपी क्या होगी, वहां रुपया होगी। ठीक ऐसे ही जो अपनी सेल होती है, उस सेल की भी एक करेंसी होती है, जिससे से वो चलती है, उसी की भाषा वो समझती है। तो अपन जो भी खाना वाना जो भी खाते हैं ना, ये मान लीजिए कि आपके रॉ मटेरियल है। जैसे जो आपका तेल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, तो पहले ऑयल निकाला जाता है ना जमीन से, जो वो क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। फिर उससे क्या होता है, पेट्रोल को अलग किया जाता है। ठीक ऐसे ही अपने शरीर में जो अपन फूड खाते हैं, उस फूड से क्या ले ली जाती है, एनर्जी ले ली जाती है, उससे एटीपी ले ली जाती है। क्योंकि अपने शरीर है वो एटीपी को ही क्या करती है, एक तरह से अपने शरीर की करेंसी होगी, जिससे क्या होता है, अपन को एनर्जी मिल जाती है। तो ओवरऑल क्या रिजल्ट निकलता है कि आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ईटीएस है, ये भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके अलावा जो आपका क्रेब साइकिल है, ये भी कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये इनके क्या हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया मेन साइट हो जाती है। इसके अलावा जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एक क्या है, सेमी ऑटोनोमस आपका सेल ऑर्गेन है। बोले तो अर्ध
स्वायत्त जो ऑर्गन है वो आपका कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर, जो चप्पल देखी होगी ना आपने, जो स्लीपर चप्पल होती है सीधे डालने वाली, जो क्रॉप्स जिसको आप बोलते हैं, जिस डायरेक्ट पे डाला जाता है, वो ही क्या है आपकी वैसे की वैसी कैसी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर होती है। ये अपन ने बात कर ली माइटोकॉन्ड्रिया की। ये जो बाहर आपके साइड में ये जो आप लेयर देख रहे हैं, ये इसकी कौन सी आ जाती है, आउटर मेम्ब्रेन आ जाती है। और इसके अंदर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी कौन सी आ जाती है, आपकी इनर लेयर आ जाती है, जैसा कि आपको देख रहे होंगे। इसके अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये जो डॉट डॉट में आप देख रहे हैं, ये आपके मैट्रिक्स इसके अंदर पड़ा रहता है। इसके अलावा इसमें सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका खुद का डीएनए होता है, जिसको क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोला जाता है, क्या एमडीएनए बोला जाता है। एंड ये जो क्रिस्टी होती है, इन क्रिस्टी पे जैसे ये आपकी क्या है, इस तरह से क्रिस्टी होती है, इस क्रिस्टी पे डॉट डॉट आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, उनको क्या बोला जाता है, F1 पार्टिकल्स बोला जाता है। इन सबको आगे डिटेल के अंदर अपन देख लेंगे। इसके अलावा जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है एंड आउटर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को क्या बोला जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस को बोला जाता है। ये अपन ने क्या देख ली, थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर देख ली माइटोकॉन्ड्रिया की। आगे यदि अपन पढ़े तो जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये क्या करती है, जो आपकी स्टैटिक एनर्जी होती है, बोले तो जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है, इसको डायनेमिक एनर्जी बोले तो गतिशील ऊर्जा के अंदर क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, स्टैटिक एनर्जी को डायनेमिक एनर्जी में कन्वर्ट करने में इसका हेल्प रहता है। अब थोड़ा सा इसकी डिस्कवरी के ऊपर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी है, वो जो आपके कोलिगर वैज्ञानिक है, इन्होंने की थी। कब की थी पूछ लीजिए तो 1850 के अंदर इन्होंने की थी। किसके अंदर की थी, जो आपकी इंसेक्ट्स होते हैं उनकी जो मसल्स होती है, बोले तो जो उनकी जो सार्कोसोम्स मसल है, उनके अंदर इन्होंने क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले स्टडी की थी। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है या जो नाम है, ये सबसे पहले किसने दिया था, जो आपके बेंडा है, इन्होंने दिया था। कब दिया था, 1898 के अंदर इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड दिया था। इसके अलावा जो आपके सिगविज है, इन्होंने क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल जो वर्ड दिया है ना, पावर हाउस ऑफ सेल, वो पावर हाउस ऑफ सेल वर्ड सबसे पहले किसने दिया था, बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले पावर हाउस ऑफ सेल किसने कहा था, तो वो आपके सिगविज ने कहा था। इसके अलावा जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है, इसका खुद का एमडीएनए, इस एमडीएनए को सबसे पहले किसने देखा, जो आपके नास नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए होता है, ये चीज इन्होंने बता दी। ये थोड़े से अपन ने क्या देख ली भाई, इसकी हिस्ट्री देख ली। अब मेन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, ये क्या है, इसकी पूरी की पूरी क्या आ जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर आ जाती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी क्या है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर हो जाती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर लेयर होती है, वो इस तरह से अंदर की साइड में क्या होती है, फोल्डेड रहती है। ये क्या रहती है, ये जो अंदर के साइड में फोल्डेड है, ये फोल्डेड क्या रहती है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया की इनर है। तो बाहर वाला तो ये तो आपकी कौन सी हो जाती है, आउटर मेम्ब्रेन हो जाती है। ये तो कौन सी हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन आ जाती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी आ जाती है, आपकी इनर मेम्ब्रेन आ जाती है। दैट्स क्लियर। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, इसको बोला जाता है प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसको बोला जाता है। अब ये जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर आपको कुछ मशरूम लाइक इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही होगी। मशरूम के जैसी ऐसी स्ट्रक्चर आपको पूरी की पूरी माइटोकॉन्ड्रिया पे आपको देखने को मिल रही होगी। अब ये जो मशरूम लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। एंड ये जो क्रिस्टी है, इस क्रिस्टी के ऊपर आप इस तरह से कुछ डॉट डॉट नुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। पूरी सेल के अंदर क्रिस्टी है, इस क्रिस्टी पे डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन डॉट डॉट स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, F1 पार्टिकल बोला जाता है। F1 पार्टिकल इनको बोला जाता है। ठीक ऐसे ही जो आपका ये जो पूरा का पूरा जो अंदर के साइड में माइटोकॉन्ड्रिया का जो पूरा जगह है, यहां पर कुछ आपको डॉट डॉट इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, जिनको क्या बोला जाता है, राइबोसोम बोला जाता है। जिनको क्या बोला जाता है, राइबोसोम इसके अंदर
प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस तरह से सर्कुलर क्या प्रेजेंट है, डीएनए। ये आप देख रहे होंगे सर्कुलर यहां पर डीएनए प्रेजेंट है। इसको क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए बोला जाता है। बोले तो एमडीएनए या बोले तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या होती है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर होती है। एग्जाम में आ जाए तो इस तरह की स्ट्रक्चर बना के आते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका ये नाम किसने दिया था, अल्टमैन ने दिया था। क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो बायोप्लास्ट नाम है वो किसने दिया था, अल्टमैन ने दिया था। इसके अलावा कॉन्ड्रियोसोम के नाम से जाना जाता है, प्लास्टोसोम्स के नाम से जाना जाता है, कॉन्ड्रियोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है एंड प्लास्टोकॉन्ड्रियन के नाम से भी जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है इस नाम से भी क्वेश्चन आ जाए तो ओवरऑल आपसे एग्जामिनर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ रहा है। अब थोड़ी सी साइज की बात करें तो जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया की साइज है कि 0.5 से 0.2 माइक्रोमीटर तक इसकी साइज हो सकती है। इसके अलावा इसके लेंथ की बात करें तो 1 से लेके 7 माइक्रोमीटर तक क्या हो सकती है, इसकी लेंथ हो सकती है। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि जो स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया है ये आपको किसमें देखने को मिलेगी, मतलब सबसे छोटी माइटोकॉन्ड्रिया किसमें देखने को मिलेगी, जो आपकी यीस्ट है इसके अंदर सबसे छोटी माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगी, जो कितनी होती है, ऑलमोस्ट 1 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि भाई लार्जेस्ट जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसमें देखने को मिलेगी, जो आपकी फ्रॉग है, फ्रॉग का एक राना पिपिंस है, इसके अंदर आपको ये स्पीसीज है उसके अंदर आपका जो एग होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगी सबसे बड़ी, जो कितनी होती है, ऑलमोस्ट 30 माइक्रोन मीटर तक इसकी साइज रहने वाली है। ये अपन ने बात कर ली इसकी थोड़ी सी साइज के बारे में। अब बात करते हैं इसके नंबर्स के बारे में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये एक सिंगल सेल की, मतलब ये एक जो आपकी सिंगल सेल है इस सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया हो सकती है, तो ऑलमोस्ट 300 से 800 माइटोकॉन्ड्रिया आपको एक सिंगल सेल के अंदर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करें तो जो आपका स्पर्म होता है, इस स्पर्म ओनली फॉर स्पर्म में वो, क्योंकि स्पर्म क्या है आपका सिंगल सेल है, तो आपके स्पर्म के अंदर क्या है, ऑलमोस्ट 20 से 25 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। और ये जो स्पर्म जो मूव करता है आगे की साइड में बढ़ता है तो वहां स्पर्म को जो एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है वो एनर्जी किसके द्वारा मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही मिलती है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। इसके अलावा जो आपकी मसल्स होगी, जो आपकी किडनी है, ग्रेन्युलर जो आपकी सेल है, इनके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये और सेल्स के मुकाबले क्या होती है, सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि आपकी जो मसल्स हो गए, आपकी किडनी होगी, आपकी ग्लैंडुलर जो आपकी सेल होगी, इन सब के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अदर सेल्स के कंपैरिजन में आपको ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें कि कुछ एक ऐसे भी जीव होते हैं जिनके अंदर, कुछ ऐसी भी सेल्स होती है जिनके अंदर आपको सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया ही देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जो आपका क्लोरेला आ गया, इसके अंदर आपको एक ही माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो माइक्रोमोनास आ गया, बोले तो जो आपके ग्रीन एल्गीज आ गई, उनके अंदर भी आपको एक ही माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो आपका ट्रिप्नोसोमा आ गया, किसमें अंदर आते हैं, प्रोटोजोआस के अंदर आते हैं, उनके अंदर भी आपको एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया है वही आपको देखने को मिलती है। आगे बात करें कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया कहां कहां पर प्रेजेंट हो सकती है, किस किस में प्रेजेंट होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो आपके जितने भी आपके यूकैरियोट्स हैं, जितने भी यूकैरियोट्स हैं, उन सब के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर आपको एक अपवाद दिख रहा है, यूकैरियोटिक सेल का मतलब जितने भी आपके यूकैरियोट्स हैं, उनकी जो सेल्स है उनके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया सब में देखने को मिलेगी। किसके अलावा देखने को मिलेगी, जो आपकी मेच्योर आरबीसी होती है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। जो आपकी मेच्योर आरबीसी है इसके अंदर तो आरबीसी नहीं होगी, लेकिन इनमेच्योर आरबीसी आ जाए, पूछ लिया जाए एक नंबर के क्वेश्चन में कि क्या एक्चुअल में इन जो आपकी मेच्योर आरबीसी है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, यस या नो। तो याद रखना, इनमेच्योर जो आपकी आरबीसी होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, आपकी प्रेजेंट होती है। ये चीज आपको याद रखनी है कि इमेच्योर आरबीसी में तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, लेकिन जो मेच्योर आरबीसी है उसके अंदर आरबीसी एब्सेंट होती है। अब ये क्यों एब्सेंट होती है, ये रीजन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भाई मेच्योर आरबीसी के अंदर आपकी माइटोकॉन्ड्रिया क्यों एब्सेंट होती है।
चलिए आगे बात करें प्रोकैरियोट्स की। तो जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, उन प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होते हैं, आपका माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है क्या प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होती है, तो याद रखना यस, माइटोकॉन्ड्रिया होती है आपके प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होती है। अब थोड़ा सा इसका केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियास में क्या क्या देखने को मिलेगा। इसमें 65% तक आपको क्या है, ओवरऑल माइटोकॉन्ड्रिया का जो 65% एरिया है उसके अंदर आपको प्रोटीन है वो देखने को मिल जाए। इसके अलावा आपको फोस्फोलिपिड्स है वो 4% देखने को मिलते हैं। ग्लिसरीड है ये आपको 29% तक देखने को मिलता है। इसके अलावा आरआरएनए देखने को मिलता है, टीआरएनए देखने को मिलता है। डबल स्टैंडर्ड जो सर्कुलर आपका डीएनए होता है जिसको एमडीएनए बोलता है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ मिनरल्स हो गए, कुछ आयंस हो गए, ये भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलते रहते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, मेन आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शन होते हैं। तो जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया है इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा ये जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो आपका क्रेब्स साइकिल हो गया, बीटा ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, इन सब की क्या होती है, मेन साइट होती है। मतलब ये वाली प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। इसके अलावा जो सेल डेथ होगी एंड जो सेल रिन्यूअल होगी, बोले तो ऑटोफेगी है, ये भी आपकी क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है कैल्शियम का जो बैलेंस बनाना है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। एंड जो आपका इम्यूनिटी का जो रेगुलेशन है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो आपके अमाइनो एसिड्स का जो फॉर्मेशन है उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया के काफी इंपॉर्टेंट रोल रहते हैं। तो ये हो जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड आ जाता है क्वेश्चन, तो आपको इतना है वो एग्जाम में लिख के आना है। तो चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट है उसको अपन पढ़ते हैं। अब आगे अपन बात कर लेते हैं जो आपका राइबोसोम है इसके बारे में। ये क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरह से आपको करके आना है। राइबोसोम की बात करें तो जो आपका राइबोसोम है ये क्या है, आपका सेल ऑर्गेनल है जो कि क्या होता है, यूनिवर्सल है। मतलब हर तरह की सेल के अंदर आपको देखने को मिलता है, चाहे फिर वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो। जैसे अभी अपन माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ के आ रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया ओनली फॉर यूकैरियोट्स में देखने को मिल रहा था, आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन जो आपका राइबोसोम है ये आपको प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में देखने को मिलेगा, इसलिए आपका क्या है, यूनिवर्सल सेल है, इसको बोला जाता है राइबोसोम को। तो रीजन पता चल गया कि राइबोसोम को यूनिवर्सल सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि चाहे प्रोकैरियोट्स हो या चाहे यूकैरियोट्स हो, इन दोनों में आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा। लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये यहां पे याद रखना है कि जो आपकी स्पर्म हो गया एंड जो आपकी मेच्योर आरबीसी होगी, इन दोनों के अंदर ही आपका जो राइबोसोम है ये एब्सेंट होता है। बोले तो ओनली फॉर जो आपकी इमेच्योर आरबीसी होगी उसके अंदर तो आपको राइबोसोम देखने को मिल सकता है, लेकिन मेच्योर आरबीसी के अंदर एंड स्पर्म के अंदर आपको क्या है, राइबोसोम्स नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो राइबोसोम होता है ये आपका स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स है। मतलब आज अपन जितने भी सेल ऑर्गन पढ़ेंगे ना, उन सबके अंदर सबसे छोटा जो सेल ऑर्गेनल है वो कौन सा होता है, आपका राइबोसोम होता है। अब ये जो राइबोसोम्स होता है, ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, इनके ऊपर क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब राइबोसोम के ऊपर छोटे छोटे कण प्रेजेंट होते हैं। उन पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन बोला जाता है, या बोले तो उनको क्या बोला जाता है, आरएनपी बोला जाता है। तो कई बार आरएनपी की शॉर्ट फॉर्म पूछ ली जाती है कि आरएनपी क्या है, तो याद रखना राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है, आपका आरएनपी होता है। जिस मतलब जो आपके राइबोसोम रहेंगे इनके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन बोला जाता है। इसके अलावा जो आपका राइबोसोम है ये प्रोटीन सिंथेसिस से क्या करता है, बिलोंग करता है। बोले तो जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है उसके अंदर सबसे इंपोर्टेंट जो रोल होता है वो किसका होता है, आपके राइबोसोम का होता है। इसके अलावा जो आपका राइबोसोम है, पूछे जाए कि इसको डिस्कवर किसने किया था, तो याद रखना जो आपके पेलाडे नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने राइबोसोम को सबसे पहले क्या किया था भाई, डिस्कवर किया था। कब किया था, 1955 के अंदर इन्होंने ये डिस्कवर किया था। आगे बात करें कि राइबोसोम्स आप
आपको कहां देखने को मिलेंगे? तो जो आपको राइबोसोम रहेंगे, ये जो आपका साइटोप्लाज्म रहेगा, इसके अंदर फ्रीली आपको प्रोकैरियोट्स का जो साइटोप्लाज्म होगा ना, उसके अंदर फ्रीली आपको ये देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आपके यूकेरियोट्स हैं, अभी अपन ने बात की है कि जो आपके यूकेरियोट्स हैं, इन यूकेरियोट्स के भी साइटोप्लाज्म में ही आपको ये देखने को मिलेगा। बोले तो आपके प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में भी देखने को मिलेगा एंड यूकेरियोट्स के साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा, लेकिन यहां इनको क्या बोलेंगे? साइटोराइबोसोम बोला जाता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है तो माइटोसाइटोप्लाज्म बोला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल आपको राइबोसोम बोला जाएगा। प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट है तो प्लास्टिडो राइबोसोम इसको बोला जाता है। तो याद रखना सबके अंदर अलग अलग। यदि यूकेरियोट्स प्रोकैरियोट्स में बात करें तो प्रोकैरियोट्स में ओनली फॉर जो आपका साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में ही ये क्या होता है? आपके राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो आपके यूकेरियोट्स होते हैं, यूकेरियोट्स के साइटोप्लाज्म के साथ साथ कुछ एक सेल ऑर्गेनल्स है, उनके अंदर भी राइबोसोम ही आपका देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अभी अपन पीछे ही माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ के आ रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम प्रेजेंट है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम प्रेजेंट है, क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के राइबोसोम है, तो उसको क्या बोलेंगे? माइटोराइबोसोम बोला जाता है। ऐसे ही प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट है तो उसको प्लास्टिडो राइबोसोम अपन बोलेंगे, क्योंकि वो खुद के सेल ऑर्गेनल्स के अंदर प्रेजेंट है। और जब वो किसी सेल ऑर्गेनल में प्रेजेंट नहीं है, ओनली फॉर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो वहां उनको साइटोराइबोसोम के नाम से जाना जाता है। ओवरऑल बात करें तो यूकेरियोट्स में आपको राइबोसोम ये भी देखने को मिलते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। अब नंबर्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर बात करें, प्रोकैरियोट्स में फॉर एग्जांपल ले लेते हैं बैक्टीरिया का, इनके अंदर ऑलमोस्ट 10,000 से 15,000 तक राइबोसोम्स है, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यूकेरियोट्स की बात करें तो यूकेरियोट्स के अंदर आपको 10 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक, बोले तो लाखों करोड़ों के अंदर आपको राइबोसोम्स है वो देखने को मिलते हैं। साइज की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम के साइज होती है 180 आर्मस्ट्रॉन्ग, जबकि यूकेरियोट्स के अंदर इनके साइज होती है ऑलमोस्ट 220 आर्मस्ट्रॉन्ग तक होती है। इनकी शेफ की बात करें तो इनकी शेफ कैसी हो सकती है? स्पाइरल हो सकते हैं या आपके ग्रेन्युलर इनकी स्ट्रक्चर हो सकती है। इसके अलावा राइबोसोम का पूछ लिया जाए कि और कौन कौन से नामों से राइबोसोम को जाना जाता है, तो याद रखना राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का सबसे ज्यादा सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम द्वारा होता है। इसके अलावा पूरे सेल का इंजन बोला जाता है। जैसे भी कोई भी गाड़ी होगी उसका मेन इंजन रहता है ना, वैसे ही जो एक सेल होती है, कोई भी सेल है, उस सेल का जो मेन इंजन है, क्योंकि मेन चीज तो क्या होती है? इंजन ही रहता है किसी भी गाड़ी के अंदर। तो वहां ठीक ऐसे ही जो आपकी सेल रहेगी, उस सेल का जो मेन इंजन है वो कौन होता है? आपका राइबोसोम होता है। इसके अलावा इनको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन आरएनपी के नाम से भी राइबोसोम को जाना जाता है। तो ये चीज तो अपन ने पढ़ ली राइबोसोम का थोड़ा सा बेसिक। अब बात करते हैं कि राइबोसोम की स्ट्रक्चर कैसी होती है एंड राइबोसोम कितने टाइप्स के होते हैं। मेनली जो राइबोसोम होते हैं आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे, एक तो 70S प्रकार का राइबोसोम, एक आपको देखने को मिल जाएगा 80S तरह का राइबोसोम। चलिए दोनों को 1 बाय 1 करके अपन देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 70S तरह के राइबोसोम की। 70S राइबोसोम की बात करें तो ये आपको कहां देखने को मिलता है? ओनली फॉर जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, उन प्रोकैरियोट्स के अंदर, मतलब 70S तरह का राइबोसोम आपको प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगा, 80S तरह का राइबोसोम आपको यूकेरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है। साइज की बात करें तो जो 70S तरह का राइबोसोम होता है ये कैसा होता है? स्मॉल होता है, और इसकी भी कुछ सब यूनिट होती है। जो आपका 70S राइबोसोम है इसकी भी 2 सब यूनिट होती है, एक 50S हो जाती है, एक आपकी कौन सी आ जाती है? 30S आ जाती है। अब यहां पर एक इंपोर्टेंट चीज याद रखना, ये यहां पर जो S है ना, ये S कई लोग सोचते हैं कि ये सब यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअल में ये सब यूनिट नहीं है, इसका मतलब है श्वेडबर्ग जो आपकी सब यूनिट है वो इसको रिप्रेजेंट करती है। तो याद रखना ये क्या है? आप S है, ये क्या है? आपकी श्वेडबर्ग यूनिट है। ओके, आगे बात करते हैं जो आपका 50S राइबोसोम। सबसे पहले जो 50S राइबोसोम है इसके अंदर एक्चुअल में क्या प्रेजेंट है? जो आपका 50S तरह का राइबोसोम होता है इसके अंदर आपका 5S RRNA देखने को मिलता है,
23S rRNA देखने को मिलता है एंड 34 तरह के अलग अलग प्रोटीन्स आपको ये देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ये सबसे बड़ी सब यूनिट होती है और कैसी होती है, आपके डोम शेप की होती है। इसके अलावा 30S राइबोसोम की बात करें तो ये 60S rRNA होता है। 31 तरह के इसके अंदर प्रोटीन है वो देखने को मिल सकते हैं और ये क्या होती है, आपकी स्मॉल यूनिट होती है और कैसी होती है, ओवल शेप होती है, अंडे के जैसी होती है। इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्या है, कंप्लीट यदि अपन बात करें तो ये आपका 70S तरह का राइबोसोम है। कौन सा, 70S तरह के राइबोसोम की ये स्ट्रक्चर है। इसके अंदर यदि आप देखते हैं तो ऊपर वाला तो कौन सा है, 30S तरह का राइबोसोम है। क्यों, क्योंकि अपन ने अभी बात की कि आपका जो 70S तरह का राइबोसोम है इसकी दो सब यूनिट होती है। कौन कौन सी, 50S एंड 30S। तो जो आपकी 30S है ये वाली आपको ऊपर सब यूनिट देखने को मिल रही है और जो आपकी 50S है ये आपको नीचे देखने को मिल रही है। मतलब 50S क्या होती है, सबसे बड़ी आपकी सब यूनिट होती है जो कैसी आप देख रहे होंगे, डोम शेप की आपको देखने को मिलेगी। जबकि जो 30S तरह की ये आप देखिए, जो आपने अंडा देखा होगा एग शेप है वो आपको इसको देखने को मिलती है, बोले तो ओवल शेप आपको ये देखने को मिलती है। जो आपकी 30S है इसके अंदर आपको 21 तरह के प्रोटीन देखने को मिलते हैं एंड जो आपकी 50S है इसके अंदर आपको 34 तरह के आपके प्रोटीन है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो आपकी 30S है एंड जो आपकी 50S है इन दोनों को बीच में ये देखिए जोड़ के रखा है। ये जोड़ा किसके द्वारा बनी रहती है, मतलब एक तरह से जो ग्लू का काम है वो कौन करता है, यहाँ पे मैग्नीशियम आयन क्या करता है, इनको आपस में जोड़े रखने का काम करता है। ओवरऑल बात करें कि भाई ये कितनी लेंथ इसकी होती है तो ओवरऑल 290 आर्मस्ट्रॉन्ग तक क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। ये तो अपन ने किसकी बात कर ली, 70S तरह के राइबोसोम की बात कर ली जो आपको किसमें देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगा। आगे अपन बात करें 80S तरह के राइबोसोम की, तो 80S तरह का राइबोसोम किसके अंदर देखने को मिलता है, आपको यूकेरियोट्स में देखने को मिलता है। और प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन के अंदर या बोले तो 70S के कंपैरिजन में इसकी साइज कैसी होती है, थोड़ी बड़ी होती है। और इसकी भी आपकी दो सब यूनिट रहती है, एक तो 60S, एक आ जाती है आपकी 40S। दो तरह की सब यूनिट देखने को मिलती है। 60S की बात करें तो इसके अंदर भी आपको देखिए ओवल शेप हो गया, डोम शेप हो गया, दो तो वो चीज तो मिक्स है, वो चीज तो यहाँ पे भी रहेगी। इसके अलावा बात करें तो इसमें 80S तरह का आरआरएनए देखने को मिलता है, 5S तरह का आपको आरआरएनए देखने को मिलता है, 5S आरआरएनए देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर 40 तरह के प्रोटीन आपको 60 जो आपके सब यूनिट है, 60S सब यूनिट है, इसमें देखने को मिल जाता है। 40S की बात करें तो यहाँ पर 18S आरआरएनए देखने को मिलेगा एंड 30 तरह के प्रोटीन्स है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो आपकी कौन सी आ जाती है, छोटी वाली सब यूनिट आ जाती है, ये बड़ी वाली सब यूनिट आ जाती है। ये भी पॉइंट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि ओवल शेप हो जाती है, एक शेप हो, ये डोम शेप हो जाती है, ये भी चीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बात करें तो जो आपकी 40S तरह की है इसके अंदर आपको 30 प्रोटीन देखने को मिलेंगे। जो 60S है इसके अंदर 40 तरह के आपको प्रोटीन देखने को मिलेंगे। और इन दोनों को जोड़ने का काम है वो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, जो आपका मैग्नीशियम आयन है उसके द्वारा जुड़े रहते हैं। यहां पर याद रखना जो भी एस है, इस एस का मतलब क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट यहां पे रहने वाली है। इसकी ओवरऑल लेंथ की बात करें तो 300 आर्मस्ट्रॉन्ग तक क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। उसकी कितनी थी, 290 के समथिंग थी। इसकी कितनी है, 300 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो सीधी सी बात है 80S तरह का राइबोसोम क्या होता है, बड़ा होता है कंपेरिजन टू 70S। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके फंक्शन के। फंक्शन की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। कि सेल की प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है, आपके राइबोसोम को बोला जाता है। इसके अलावा ये जो आपका ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वहां पर भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस टाइम पे अपन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे वहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, ये चीज आप पढ़ेंगे ना, तो वहां जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में किस तरह से राइबोसोम है ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस में भी किस तरह से राइबोसोम हेल्प कर रहा है एंड ट्रांसलेशन के अंदर भी किस तरह से हेल्प करता है। इसके अलावा जो आरएनए की जो प्रोटेक्शन की जो साइट होती है एमआरएनए की, वो भी कौन होता है, आपका राइबोसोम होता है। इन तीनों का जो इंपॉर्टेंस है कि ये तीनों आखिरकार कैसे काम कर रहे हैं, ये जिस टाइम पे आप
ट्रांसलेशन पढ़ते हैं वहां आपको पता चल जाता है कि किस तरह से सब यूनिट होती है राइबोसोम्स की, वो कैसे प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प है वो करती है। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है राइबोसोम। ये आ जाए क्वेश्चन में, तो अभी तक जो बताया वैसे करके आएंगे तो अच्छे नंबर और पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। अब आगे अपन देख लेते हैं जो आपका लाइसोसोम है, इसके बारे में। लाइसोसोम वर्ड को यदि तोड़ते हैं तो लाइसो का मतलब होता है किसी भी चीज का डाइजेस्ट होना, पाचन होना। सोम का मतलब यहां पे किससे होता है? बॉडी से। मतलब लाइसोसोम क्या है? एक तरह की आपकी डाइजेस्टिव बॉडी है। बोले तो एक तरह से मान लीजिए कि आपके सफाई कर्मचारी है, हर चीज को सफा दफा करने का काम यहाँ पे किसका रहता है? लाइसोसोम। मतलब एक तरह का क्या होता है, किसी भी चीज को हटाने का काम किसका रहेगा? आपके लाइसोसोम सेल ऑर्गेनल्स का रहेगा। ये जो आपका लाइसोसोम सेल ऑर्गेनल है, ये आपका कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड वेस्कुलर सेल ऑर्गन ये आपका रहता है। वेस्कुलर का मतलब है खाली रहता है अंदर से। इसके अलावा बात करें तो ये क्या करता है, इसका मेन जो रोल रहता है, ये इसका मेन हेल्प भी ये रहती है कि ये जो गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी अपरेचर है, उसकी पैकेजिंग के अंदर भी क्या करता है? ये हेल्प करता है। बोले तो जो गोल्जी बॉडी की जो पैकेजिंग होगी उसके अंदर भी लाइसोसोम भी हेल्प करेगा। कैसे करेगा? ये जब अपन गोल्जी बॉडी अभी थोड़ी देर में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब पूछ लिया जाए कि भाई लाइसोसोम की खोज किसने की, डिस्कवर किसने किया था? तो याद रखना डी दुबे थे। इन्होंने 1955 में लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक जो स्टडी है लाइसोसोम की वो किसने की थी? तो वो आपके नोविकोफ ने की थी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करें तो जो लाइसोसोम होता है ये सबसे ज्यादा आपको कहां देखने को मिलेगा? तो लाइसोसोम सबसे ज्यादा आपको लिवर में देखने को मिलेगा, आपके पेनक्रियास में देखने को मिलेगा, आपकी स्प्लीन में देखने को मिलेगा, आपकी किडनी में देखने को मिलेगा। मतलब ऐसे चीज जहां पर सबसे ज्यादा जो चीज काम करती है, क्योंकि जो चीज अपन खाते हैं उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीज चली जाती है, तो उन सब के अंदर से कोई चीज डेंजर भी आ गई, जो भी चीज होगी उन सबको क्या है थोड़ा बहुत हटाने का काम किसका रहता है? लाइसोसोम का रहता है। इसलिए यहां पर इनकी संख्या क्या होती है? सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है लाइसोसोम की। आगे बात करें तो लाइसोसोम को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो लाइसोसोम को जो सुसाइडल वेग है इसके नाम से भी जाना जाता है, आत्मघाती थैली। अब लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों बोला जाता है? इसका रीजन आपको थोड़ी सी देर में पता चल जाएगा। इसके अलावा इनको क्या बोला जाता है? सेवरेंजर ऑफ द सेल बोला जाता है। बोले तो आपके कोशिका के जो सफाई कर्मचारी है इनको बोला जाता है। जैसे सफाई कर्मचारी का यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि जो भी गंदगी रहती है, बोले तो अपने शरीर के अंदर जो स्वच्छ करने का काम है वो काम किसके द्वारा किया जाता है? आपके लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। जैसे अपने देश की बात करें तो अपने जितने भी आपके स्वच्छ कर्मचारी है, जो भाई बहन अपने होंगे, ये सारे जिस तरह से अपने देश को सफाई रखते हैं, ठीक ऐसे ही जो आपकी शरीर है, इस शरीर के अंदर जो सेल्स हैं, इनकी साफ सफाई करने का काम भी किसी न किसी का रहेगा। तो वहां पर वो सफाई कर्मचारी भाई बहन कौन हो गया? आपका लाइसोसोम हो गया। इसके अलावा इसको रिसाइक्लिंग सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, सेलुलर हाउस कीपर के नाम से भी आपके लाइसोसोम को जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी शेप की। तो जो लाइसोसोम होता है ये आपका स्मॉल होता है एंड कैसा होता है? स्पाइरल शेप होता है। बोले तो थोड़ा सा गोलाकार आपको ये देखने को मिलेगा स्पाइरल फॉर्म के अंदर, सर्पिलाकार। इसके अलावा जिसके साइज है वो साइज कितनी होती है? ऑलमोस्ट 0.1 माइक्रोमीटर तक क्या हो सकती है? इसकी साइज हो सकती है 0.1 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर तक। इसके अलावा बात करें कि ये आपको कहां कहां देखने को मिलता है, तो ये आपकी जो यूकेरियोटिक सेल है एंड जो आपकी प्रोकैरियोट्स है उनके अंदर बात करें तो ओनली फॉर जो आपके यूकेरियोट्स है उन यूकेरियोट्स के अंदर आपको ये देखने को मिलता है, जब यूकेरियोटिक सेल के अंदर आपको देखने को मिलता है एंड जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर ये एब्सेंट होता है। यहाँ पे क्या है? आपका प्रोकैरियोट। मतलब यूकेरियोट्स के अंदर आपको ये देखने को मिलता है एंड प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? ये आपका एब्सेंट होता है। अब ऐसे नहीं है कि सारी की सारी जो यूकेरियोटिक सेल होगी उनके अंदर देखने को मिलेगा। ये आपको कुछ एक जो आपके प्लांट्स हो गए एंड आपकी जो मेच्योर आरबीसी होगी उनके अंदर ये आपको नहीं देखने को मिलता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बात करें तो अब करते हैं लाइसोसोम के आपके कितने टाइप्स होते हैं। लाइसोसोम के टाइप की बात करें तो पहला आ जाता है प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रिड्यूसिबल बॉडीज आ जाती है,
ऑटोफेगोसोम्स आ जाते हैं। ओवरऑल बात करें तो लाइसोसोम के कितने टाइप्स हैं? आपके 4 तरह का आपको लाइसोसोम देखने को मिलता है। ये आपकी क्या होती है? ऑलमोस्ट लाइसोसोम की स्ट्रक्चर होती है। अब ये जो लाइसोसोम को अपन ने बोला था ना कि भाई इसको सुसाइडल वेग बोला जाता है, बोले तो सफाई कर्मचारी बोला जाता है। तो इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक जो एंजाइम होता है, जो आपका HCl है, वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह हो गया, जो भी सेल डेड हो गई है, उन सबको हटाने का काम, मारने का काम, उनको साफ करने का काम क्या रहता है? लाइसोसोम का रहता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम का जो मिक्सचर है, वो मिक्सचर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम चिपके रहते हैं, जो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी क्या करते हैं, लाइसोसोम एज ए ट्रांसपोर्ट के रूप में लाइसोसोम का क्या ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं, जो आपके राइबोसोम्स होते हैं। चलिए आगे बात करें इनके 1 by 1 पॉइंट की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी लाइसोसोम की। प्राइमरी लाइसोसोम की बात करें तो इनको क्या बोला जाता है, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी इनको बोला जाता है। क्योंकि जो आपका लाइसोसोम होता है ना, वो एक तरह से वैक्यूल, क्योंकि अपन ने क्या कहा था, वेस्कुलर ऑर्गन है एक तरह का, बोले तो एक तरह की वैक्यूल है। इनमें थोड़ी चीजें हैं वो स्टोर भी रह सकती है। इसके अलावा ये कैसा होता है, साइज में स्मॉल होता है, सेक लाइक होता है, एंड न्यूली फॉर्म स्ट्रक्चर होती है। बोले तो सबसे पहला जो लाइसोसोम बनेगा वो आपका कौन सा होगा, प्राइमरी लाइसोसोम होता है। इसके अलावा क्या होता है, इसमें जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम है वो क्या होता है, इसके अंदर स्टोर रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो यहां पर इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर रहता है। ऐसे नहीं कि एक्टिव फॉर्म के अंदर स्टोर रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर जो प्राइमरी लाइसोसोम रहेगा, इसके अंदर आपका HCl क्या रहेगा, स्टोर रहता है। आगे बात करते हैं जो आपका सेकेंडरी लाइसोसोम है, इसके बारे में। सेकेंडरी लाइसोसोम की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, फेगोलाइसोसोम भी बोला जाता है, हेटेरोफेगोसोम्स भी बोला जाता है, या डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी इनको बोला जाता है। कि अब जो आपका सेकेंडरी लाइसोसोम होगा, मेन फंक्शन क्या रहता है, इसका रहता है ये किसी भी चीज को क्या कर रहा है, फेगोसाइटोसिस की बात करें। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि जो सेकेंडरी लाइसोसोम है, इसका काम क्या रहता है, फेगोसाइटोसिस एंड फिनोसाइटोसिस का काम रहता है। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है? फेगोसाइटोसिस, देखिए फेगो का मतलब क्या होता है, सॉलिड से होता है। फेगो का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खाना। पीनो का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पीना। मतलब सेल के जो बाहर हो गया, या सेल में मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आ गया, वो सॉलिड फॉर्म के आ गया, तो सॉलिड फॉर्म में उसको खत्म करना, उसको किल करने की जो प्रोसेस है, कोई भी चीज सॉलिड फॉर्म के अंदर आ गई, यदि मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया आ गया, वो सॉलिड फॉर्म के रूप में आ गया, कोई भी ऐसा हार्मफुल चीज आ गई वो सॉलिड फॉर्म में, तो वो सॉलिड फॉर्म में तो क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस के द्वारा उसको हटा देगा। लेकिन यही मान लीजिए कि उसने अपना भेस बदल दिया, भेस बदल के वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब लिक्विड फॉर्म में आ गया तो उसके लिए भी मारने के लिए कोई चाहिए, तो लिक्विड फॉर्म में कौन आ गया, आपके फिनोसाइटोसिस आ गया। मतलब उसको क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। जैसे आपने देखा होगा अपने क्या होती है, जल सेना है, थल सेना है, एयर सेना, वायु सेना है, तो इन सबका काम अलग अलग ना। मान लीजिए कोई एनिमी है, वो पानी में से आ गया तो पानी में जो सेना है वो उसको मार देगी। कोई हवा में से आ गया तो हवा में जो सेना है वो आ गई। कोई मान लीजिए पैदल चल के आ गया रेगिस्तानी इलाके से, तो वहां अपनी जो बॉर्डर के ऊपर जो सेना है वो उसको काट देगी। बोले तो थल सेना है वो उनको मार देगी। मतलब हर एक जगह अपन ने रखा ना। ठीक ऐसे ही अपने शरीर को भी पता है कि कोई सॉलिड फॉर्म में आ गया तो उसको कैसे किल करना है, मान लीजिए कि कोई लिक्विड फॉर्म में आ गया तो उसको किस तरह से किल करना है। आगे बात करते हैं तो जो आपके फेगोसोम्स रहते हैं, ये क्या होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम के द्वारा ही अटैच रहते हैं। एंड प्राइमरी जो आपका लाइसोसोम रहेगा, इसी से क्या होगा, आपके सेकेंडरी लाइसोसोम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे आ जाता है आपका थर्ड, रिड्यूसिबल बॉडी। अवशिष्ट का रिड्यूसिबल बॉडी क्या कहती है, जो भी आपका मतलब सेकेंडरी आपका जो लाइसोसोम था, वो मान लीजिए किसी भी चीज को मार देता है, किसी भी चीज को किल कर देता है। अब उसको वहां से हटाना, बची चीज, जो भी चीज बच गई, अब वहां से उसको उठा के दूसरी जगह ले जाना, बोले तो बाहर फेंकना, वो काम किसका रहता है, आपकी रिड्यूसिबल बॉडी का रहता है। नाम से पता चल रहा है कि ये कोई ऐसी जगह होगी, ऐसी बॉडी होगी जिसके अंदर जगह रहेगी, वो क्या करेगी, उसको उठाएगी और उठा के क्या कर देगी, बाहर कर देगी। वो काम किसका रहता है, रिड्यूसिबल बॉडी का रहता है। जैसे कि देखिए कोई भी लाइसोसोम हो गया, जैसे भी आपके फेट आ गया, माइलिन बॉडीज आ गए, ये जो भी चीज है, इन सारी की सारी चीजों को क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। जो भी चीज बच गई उनको बाहर निकाल दिया जाता है। वो बाहर किसके द्वारा किया जाता है, जो आपकी अवशिष्ट निकाय होगी, बोले तो आपकी रिड्यूसिबल बॉडी होगी, इसके द्वारा कर दिया जाता है। फिर आ जाता है फेगोसोम्स।
ऑटोफेगोसोम्स, नाम से पता चल रहा है, ऑटो मतलब खुद ही, फेगो मतलब खुद को ही खा लेगा। अब मान लीजिए जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम मान लीजिए खुद ही थोड़ी सी डैमेज हो गई, अब सीधी सी बात है खुद ही होगी, तो इनके अंदर क्या होता है कि इनको ये लगता है ना कि अपन खराब हो गए, अपन ही अपनी सेल को खत्म कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, खुद ही खुद को खा लेते हैं, मतलब खुद ही खुद को क्या कर लेते हैं, मार देते हैं, खुद ही सेल्फ क्या कर लेते हैं, किलिंग कर लेते हैं। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, ऑटोफेगोसोम्स कहलाती है। इसको क्या बोला जाता है, साइटोलाइसोसोम भी बोला जाता है, ऑटोलाइसोसोम भी बोला जाता है, ऑटोफेगोसोम्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार तो ये चीज गलती से भी हो जाती है, कई बार ये खुद जानबूझ के कर लेते हैं, मतलब खुद ही क्या कर लेता है, इनमें जो लाइसोसोम रहता है ये खुद ही के ही सेल ऑर्गेनल्स को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। ये वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, ऑटोफेगोसोम्स कहलाती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की, कि आखिरकार लाइसोसोम का क्या फंक्शन रहता है। लाइसोसोम के फंक्शन की बात करें तो ये आपके शरीर में जितनी भी डेड सेल होती है, उन डेड सेल को ठिकाने लगाने का काम किसका रहता है, आपके लाइसोसोम का रहता है। इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम है, ये एंजाइम इसके अंदर क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या करते हैं, आपका जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, इन सब को पचाने के लिए क्या रहता है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा जो कोशिका विभाजन, अब सीधी सी बात है कि जो आपका लाइसोसोम है ये किसी सेल को खा गया, अब खा गया तो उसकी कमी पूरी करनी पड़ेगी, कमी पूरी करने के लिए क्या होगा, उस सेल के अंदर डिवीजन की प्रोसेस रहेगी। तो एक डिवीजन की जो प्रोसेस रहती है, सेल डिवीजन, उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है लाइसोसोम का, क्योंकि नया जाएगा, सॉरी पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा ना, बस वही सिद्धांत ये फॉलो करता है। इसके अलावा बात करें तो ये जो आपके किल हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो खुद को ही आउट कर लेता है, मतलब खुद की ही सेल को क्या कर लेता है, खत्म कर लेता है। इसको क्या बोला जाता है, ऑटोलाइसोसोम बोला जाता है। तो ये अपन ने बात कर ली लाइसोसोम की। ये क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में इस तरह से आपको लिख के आना है। अब अपन बात कर लेते हैं आपकी एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसके बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड से होता है, जबकि प्लाज्मिक का मतलब क्या है, आपके साइटोप्लाज्म से, एंड रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जो नेटवर्क प्रेजेंट है उस नेटवर्क को क्या बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब इनसाइड साइटोप्लाज्मिक नेटवर्क क्या कहलाता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, बोले तो ईआर आपका कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ट्यूबुलर का, जो क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये आपकी क्या है, सेल है। इस सेल में ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है सेल का, और न्यूक्लियस के चारों ओर आप देख रहे हैं इस तरह का आवरण। इसको यदि बाहर निकाल के देखें तो ये वाली जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कि न्यूक्लियस को चारों ओर से आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाली, यहाँ पे ये और ये आपकी क्या आ जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि किसमें प्रेजेंट है, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है। मतलब बोले तो जिस टाइम पे आप माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो आपको साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क दिखाई देता है, बोले तो एक नेट नुमा, जाल नुमा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, उसी को क्या बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोले तो ईआर आपका बोला जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो जैसे मैं बताता हूं वैसे आप लिखेंगे तो पूरे अच्छे नंबर आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। ऐसे ही पूछ लिया जाए कि भाई एंडोप्लाज्मिक जो आपके रेटिकुलम है, इसको डिस्कवर किसने किया था, तो याद रखना इसको जो डिस्कवर है वो आपके पोर्टर ने किया था। इसके अलावा इसका जो नाम है वो नाम भी पोर्टर ने दिया था, लेकिन सन आपको याद रखनी है 1945 में तो इन्होंने डिस्कवर किया था, एंड 1953 में इन्होंने इसका नाम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपकी जो यूकेरियोटिक सेल है उन यूकेरियोट्स में आपको देखने को मिलती है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो आपकी मेच्योर आरबीसी होती है एंड जो एम्ब्रियोनिक जो सेल होती है उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, एब्सेंट होती है। बाकी जितने भी आपकी यूकेरियोटिक सेल्स रहेगी उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहेगी, लेकिन मेच्योर आरबीसी एंड एम्ब्रियोनिक सेल में एब्सेंट रहती है। इसके अलावा जो आपका स्पर्म हो जाता है, इस स्पर्म के अंदर
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो प्रेजेंट होती है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो पार्ट होते हैं उसमें से जो आपके वेसिकल वाला पार्ट होता है वही आपके स्पर्म में देखने को मिलता है। वो कौन कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट्स हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको पर आगे डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा बात करें तो जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उन प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्स में प्रेजेंट होती है वहां पर बस इसका नाम चेंज हो जाता है और उसको क्या बोला जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, बोले तो एसआर बोला जाता है। ईआर तो किस में होगी, जब आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तब तो उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, और जब वो आपके मसल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है वहां उसको नॉर्मल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बोल के क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ये कई बार थोड़े से कंफ्यूज वाले टर्म आते हैं तो आपको याद रखना है। आगे बात करें तो आपका जो वेल डेवलप इन प्रोटीन सिंथेसिस सेल्स सच एज ए प्लाज्मा सेल कि मतलब जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे क्या होते हैं, आपके राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। राइबोसोम्स अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। मतलब यहां पर भी आपकी जो प्लाज्मा सेल होगी, लिवर सेल होगी, आपकी इंटरस्टिशियल जो आपकी टेस्टिस की सेल होगी वो वाली होगी, आपकी पैंक्रियाटिक सेल होगी, एंडोक्राइन आपकी ग्लैंड्स होगी, वहां पर आपको ये जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपको अच्छे से वहां पर देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस काफी ज्यादा। आगे बात करते हैं तो ये आपके क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किन चीजों से मिलकर बनी होती है उसकी बात करें तो जो आपकी सिस्टर्नी होगी, आपकी वेसिकल्स आ गई एंड आपकी ट्यूब्यूल्स आ गई, इन तीनों का काफी ज्यादा रोल रहता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की आपकी होती है, एक तो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको बोला जाता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्टकट में, और दूसरे को बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोले तो RER बोला जाता है। कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि SER एंड RER के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो वो भी अपन आगे देखेंगे। ये बात करते हैं अपन इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आप देख रहे हैं आपका क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से जस्ट अटैच रहती है जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। जैसा कि अपन पहले मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया था, ये आपका क्या आ जाता है, कंप्लीट न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस को क्या है, कवर करके क्या देखने को मिल रही है आपको, एंडोप्लाज्मिक जो आपके रेटिकुलम है वो देखने को मिल रही है, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं। अब यहां पर आपको दो तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगी। एक तो आपको कुछ ऐसे गोल गोल ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, एक आपको ट्यूब के जैसे दिख रही होगी। तो ये वाली जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये आपकी कौन सी होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। जबकि जो ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये आपकी कौन सी होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। मेन जो डिफरेंस है, मेन जो पॉइंट है वो आप देखिए, जो आपकी रफ वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहां पर आपको गोलेनुमा या डॉट डॉट स्ट्रक्चर काफी ज्यादा दिखाई दे रही होगी, लेकिन रफ के स्मूथ के ऊपर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है यहां पर आपके जो ये आप देख रहे हैं ना, ये वाले जो डॉट डॉट देख रहे हैं ये आपके क्या है, राइबोसोम। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं एंड स्मूथ के ऊपर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये क्या हो जाती है, कि सिस्टर्नी हो जाती है, जो कि आप डायग्राम में देख रहे हैं इस तरह की सिस्टर्नी हो जाती है। अब चलिए ये तो स्ट्रक्चर देख लिया, अब इनको डिटेल के अंदर अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अभी अपन ने बात किया कि जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर तीन स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलती है। पहली आ जाती है सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं सिस्टर्नी की। सिस्टर्नी की बात करें तो सिस्टर्नी कैसी होती है, प्लेट एंड होती है। प्लेट एंड की मतलब एकदम देखिए आप पूरी की पूरी एकदम कैसी होती है, सीधी होती है, और किसी भी तरह की लंबी भी है, सीधी भी है, और किसी भी तरह की इसमें ब्रांचिंग है वो आपको नहीं देखने को मिलती है। इसका जो डायामीटर है वो कितना होता है, 40 से 50 नैनोमीटर तक इसका डायामीटर होता है। एंड जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस की मात्रा है वो सबसे ज्यादा आपकी सिस्टर्नी के अंदर ही देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि सिस्टर्नी के ऊपर आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा आपको डॉट डॉट ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे राइबोसोम है। एंड राइबोसोम को ही क्या बोला जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री बोला जाता है। मतलब जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो सिस्टर्नी वाला जो आपका पार्ट
पार्ट है, यहीं पर सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस की मात्रा ज्यादा देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि सिस्टर्नी में ही सबसे ज्यादा राइबोसोम है, वो आपको देखने को मिल रहे हैं। जबकि आगे बात कर लेते हैं, आपका सेकेंड आ जाता है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स की यदि अपन बात करें तो देखने में ही आपको लग रहा है कि मतलब इनकी कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, इनरेगुलर इनकी स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब्यूल के जैसी होती है, और ये ब्रांचिंग भी हो सकती है। देखिए इनमें ब्रांचिंग भी देखने को मिल रही है, ट्यूब्यूल्स ब्रांच में भी हो सकती है, और ये ट्यूब्यूल्स नॉन ब्रांचिंग भी हो सकती है, मतलब इनमें ब्रांच भी आपको नहीं देखने को मिलती है। इसके अलावा इनका जो डायामीटर होता है वो 50 से 100 नैनोमीटर तक इनका डायामीटर हो सकता है। और ये किस चीज का सिंथेसिस करती है, ये आपके जो स्टेरॉइड है, इन स्टेरॉइड का क्या किया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है, जो आपकी ट्यूब्यूल्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके द्वारा स्टेरॉइड का सिंथेसिस किया जाता है, एंड जो सिस्टर्नी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनके द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है। और ये जो आपकी रेटिनल सेल होती है वहां पर क्या होती है, आपकी ट्यूब्यूल से सबसे ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट होती है, और रेटिनल सेल किसका सिंथेसिस करती है, जो आपका विटामिन ए होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं आपकी वेसिकल्स की। वेसिकल्स की यदि अपन बात करें तो आपका जो वेसिकल्स है इसकी शेप आप देखें तो एग के जैसी है, अंडे के जैसी होती है, और ये स्पाइरल हो सकती है, घुमावदार हो सकती है। इसके डायमीटर की बात करें तो 25 से 500 नैनोमीटर तक क्या हो सकता है, इसका डायमीटर हो सकता है। ये इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी आपको दिखती है। इसके अलावा ये जो आपकी पेनक्रियाटिक सेल होगी एंड जो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस सेल होगी, वो दोनों के दोनों यहां पर भी आपको इसके अंदर भी राइबोसोम से देखने को मिल रहे हैं, लेकिन राइबोसोम इनके अंदर इतने ज्यादा है वो आपको नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये अपन ने बात कर लिया वेसिकल्स के। और ये जो आपकी वेसिकल्स रहती है ना, इनका याद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो आपके वेसिकल्स होती है, ये जो इंफॉर्मेशन होती है, इस इंफॉर्मेशन को भी ट्रांसमिट करने में इनका क्या रहता है, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या होती है, इनके अंदर जो आपके राइबोसोम प्रेजेंट है या राइबोसोम एब्सेंट है, इस बेसिस के ऊपर इनको दो पार्ट्स के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला आ जाता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोले तो RER आ जाता है, इसी को ही ग्रेन्युलर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। अब नाम से ही पता चल रहा है रफ है, खुरदरी है, इसका मतलब कोई भी चीज देखिए, फॉर एग्जांपल यदि आप ले लीजिए, ये एकदम चिकना है, यहां पर कोई भी चीज रखता हूं तो वो चीज डायरेक्ट नीचे आके गिर जाएगी। यही अभी जिगजैग होता, खुरदड़ा होता, तो क्या होता, कोई भी चीज यहां रुकने की एक संभावना रहती है, लेकिन कोई भी चीज नहीं रुक रही है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपका स्मूथ है, ये पूरा का पूरा क्या स्मूथ है। यही खुरदड़ा होता तो कोई चीज यहां रुक जाती। तो इसका मतलब रफ है, इसका मतलब यहां पर आपको राइबोसोम वो देखने को मिलेंगे। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी जो सरफेस रहेगी मेम्ब्रेन की, वहां पर आपको राइबोसोम वो देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, इसके ऊपर डॉट आपको जो दिख रहे हैं, कि सारे के सारे क्या होते हैं, इसके राइबोसोम होते हैं। ये इसकी सिस्टर्नी वाली जगह आ जाती है। इसके अलावा बात करें तो RER क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सबसे डेवलप होती है। क्यों होती है? क्योंकि सीधी सी बात है, राइबोसोम जहां पर प्रेजेंट होंगे वहीं पर ही प्रोटीन सिंथेसिस की होगी, क्योंकि अपन पीछे ही अपन राइबोसोम पढ़ के आ रहे हैं। इसके अलावा जो आपकी RER होती है, इसके अंदर वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स के कंपैरिजन के अंदर जो सिस्टर्नी होती है वो इसके अंदर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा RER के ऊपर आपको पॉलीराइबोसोम की जो कंडीशन है वो भी देखने को मिलेगी। पॉलीराइबोसोम का मतलब क्या होता है कि राइबोसोम्स ऐसे ग्रुप के अंदर एक दूसरे से इस तरह से क्या होते हैं, राइबोसोम एक दूसरे से अटैच रहते हैं। ये जो कंडीशन है, इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, पॉलीराइबोसोम कंडीशन बोला जाता है। इसके अलावा ये जो राइबोसोम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके द्वारा अटैच है, तो वो अटैच होंगे तो ना कोई तो प्रोटीन यहाँ पे हेल्प करेगी ना इनको अटैच होने में। तो वो कौन सी होती है, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड आपकी सेकंड क्या आ जाती है, इनके द्वारा ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर इजीली क्या रह पाते हैं, अटैच रह पाते हैं। आगे यदि अपन बात करें तो दूसरा आ जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोले तो एग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम से ही पता चल रहा है स्मूथ है,
तो यहाँ पर जो राइबोसोम है वो आपको नहीं देखने को मिलते हैं, मतलब राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पर मेजरली क्या किया जाता है, जो देखिए एंडोप्लाज्मिक जो आपकी रफ वाली थी वहां पर सबसे ज्यादा चांस है प्रोटीन सिंथेसिस की, क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है यहाँ पर आपका जो लिपिड है एंड जो स्टेरॉइड है, इन दोनों का क्या होता है, सबसे ज्यादा सिंथेसिस होता है। मतलब प्रोटीन की मेजर साइट तो कौन सी होगी, आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, एंड लिपिड एंड स्टेरॉइड की मेजर साइट कौन सी आ जाती है, आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो ट्यूब्यूल्स एंड जो वेसिकल्स है वो सबसे ज्यादा भी प्रेजेंट होती है कंपेयर टू सिस्टर्नी और वेल डेवलप्ड यहाँ पर रहती है, जो आपकी ट्यूब्यूल्स एंड जो जो आपकी वेसिकल्स होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका मेन फंक्शन रहता है डिटॉक्सिफिकेशन का एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन, मतलब कोई भी चीज आगे हार्मफुल उसको डिटॉक्स करने का काम रहता है आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसके साथ साथ जो आपके कैल्शियम आयन है उनको स्टोर भी यहाँ पर किया जाता है। ये अपन ने बात कर ली इनके टाइप्स की। अब आगे बात करें तो इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं कि आखिरकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन रहता है। फंक्शन की बात करें तो ये जो मैकेनिकल जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाती है। तो सीधी सी बात है कि ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरह से क्या थी, ये प्लाज्मा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या थी, अटैच थी। तो ये न्यूक्लियस को क्या है, सपोर्ट, ये जो सेल है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा ये क्या करती है, इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट का भी काम करती है, किसके द्वारा, जो इनमें वेसिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करते हैं। ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड उस ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम जो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो भी डिटॉक्सिफाई होते हैं सब्सटेंस, उनका काम भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो माइक्रोबॉडीज है, उन माइक्रोबॉडीज का फॉर्मेशन भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। मतलब मान लीजिए ये आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसका कुछ पार्ट टूट जाएगा और टूट के क्या कर लेगा, जो आपके पेरोक्सिसोम है, ग्लाइकोसोम है, स्पेरोसोम है, इन सब का क्या कर लिया जाता है, फॉर्मेशन कर लिया जाता है। मतलब इन तीनों का निर्माण किसके द्वारा होता है, जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो आपके कैल्शियम है इसका स्टोरेज भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस है वो तो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, मेन पॉइंट है। इसके अलावा जो आपका लिपिड हो गया, बोले तो आपके कोलेस्ट्रॉल हो गए, आपके स्टेरॉइड्स हो गए, इन सब का सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। तो मेन पॉइंट याद रखना, जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, जबकि जो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपके लिपिड हो गए, स्टेरॉइड हो गए, इन सब का क्या करती है, सिंथेसिस किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरह से आप लेके आएंगे तो पूरे अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। अब आगे यदि अपन बात करें तो आ जाती है आपकी गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो मैं बताता हूं वैसे करके आएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने के, पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। बात करते हैं गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या है, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन होता है। ये आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसी से ही क्या होता है, आपका जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसी के पास में ही आपको क्या देखने को मिलती है, जो आपकी गोल्जी बॉडी है वो आपको देखने को मिलती है। तो मतलब जो आपका गोल्जी बॉडी है क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन है, और ये आपको कहां देखने को मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में देखने को मिलता है। एंड एंडोप्लाज्मिक जो आपके रेटिकुलम है, पूछ लिया जाए कि इसको डिस्कवर किसने किया था, तो जो कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक है इन्होंने किया था। इन्होंने जो उल्लू होता है, उल्लू की जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होती है, उनकी जो पुरकिंज सेल है उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले जो गोल्जी बॉडी है इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। इसके लिए इन्होंने को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था 1906 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये क्या आ जाती है, आपकी गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर आ जाती है। इसको थोड़ा सा आगे पर फिर से डिस्कस करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं कि गोल्जी बॉडी को और किन किन नामों से अपन याद कर सकते हैं। तो जो गोल्जी बॉडी है इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, डाल्टन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, गोल्जी सोम के नाम से भी जाना जाता है, बेकर्स बॉडी के नाम से भी जाना जाता है,
आइडियोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है, लेपिडोकॉन्ड्रिया के नाम से भी इनको जाना जाता है, किसको, गोल्जी बॉडी को। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक नंबर में आ जाता है कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, या मिडल मैन ऑफ द सेल किसको बोला जाता है। मतलब ये जो आपकी गोल्जी बॉडी है इसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो बिचौलिया आदमी होता है उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। तब इन दोनों के नाम से क्यों जाना जाता है, आप ये आगे पढ़ोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं, बात करें तो जो आपकी गोल्जी बॉडी है ये आपकी जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं उन यूकेरियोट्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। यूकेरियोट्स की जो यूकेरियोटिक सेल है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पर अपवाद आ जाता है कि जो आपकी मेच्योर आरबीसी है, अभी तक आपने देखा होगा जो जो चीज मैंने बताई है वो सारी की सारी मेच्योर आरबीसी में चीज एब्सेंट मिल रही है। अब इसका रीजन क्या है कि क्यों नहीं मिल रही है, आपके मन में भी ये जिज्ञासा जागी होगी। कब से मैं बोल रहा हूं कि जो भी चीज पढ़ा रहा हूं वहां पे मेच्योर आरबीसी का नाम जरूर आ रहा है कि यहाँ पर ये चीज एब्सेंट है। तो ये चीज आपको रिसर्च करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिरकार मेच्योर आरबीसी में ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है ये आखिरकार प्रेजेंट क्यों नहीं होते, क्या रीजन है कि भाई ये सारे के सारे यहाँ पर एब्सेंट प्रेजेंट नहीं है। ये चीज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बात करें तो जो सेवियन सेल होती है प्लांट्स की उनके अंदर भी एब्सेंट होती है। इसके अलावा जो ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट्स है एंड जो मेच्योर स्पर्म है इन सब के अंदर भी, मतलब है स्पर्म ऑफ टेरिडोफाइट एंड आपका ब्रायोफाइट्स, इन दोनों के स्पर्म में भी आपकी जो गोल्जी बॉडी एब्सेंट है एंड जो मेच्योर स्पर्म है उसके अंदर भी ये एब्सेंट होती है। इसके अलावा आपकी जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उन सब के अंदर आपकी जो गोल्जी बॉडी है ये एब्सेंट होती है। और याद रखना मोस्ट ऑफ ज्यादातर जो आपकी सेल्स रहेगी उनके अंदर ओनली फॉर एक ही आपको गोल्जी बॉडी है वो देखने को मिलती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये न्यूक्लियस आ जाता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट पास में ही आपको जो गोल्जी बॉडी है वो गोल्जी बॉडी इजीली दिख रही होगी। इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये आपका क्या आ जाता है, गोल्जी बॉडी आ जाती है। और इसके जस्ट पास में ही आप देख रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी गोल्जी बॉडी किसके पास में है, स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वही आपको ये देखने को मिलती है। इसके अलावा इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, सिक्रेशन का रहता है। कि जो आपकी गोल्जी बॉडी है इसका मेन फंक्शन क्या है, किसी भी चीज को सिक्रेशन करने का होता है, सिक्रेट करने का होता है। इसके अलावा बात करें तो जो आपकी गोल्जी बॉडी है इसके अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। जैसे कि ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपकी गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर है। ऊपर से देखें तो ये दबा हुआ है तो ये तो क्या हो जाता है, इसका सिस फेस हो जाता है। और ये जो नीचे वाला है थोड़ा सा अंदर की साइड में दबा हुआ है तो ये इसका क्या हो जाता है, ट्रांस फेस आ जाती है। इसके अलावा देखें तो जो आपकी यहां पर जो वेसिकल्स आप देख रहे हैं इन वेसिकल्स का फॉर्मेशन हमेशा की क्या होगा, ये आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी सेकेंडरी है ना इसी से देखिए ये धीरे धीरे देखिए यहाँ से बाउंड से बाहर की साइड निकल रही है और यहाँ पे ये अलग होके एक नई वेसिकल्स बन गई। मतलब यहीं से क्या होता है, गोल्जी बॉडी का जो लास्ट वाला पार्ट है इसी से क्या है, नई वेसिकल्स यहाँ पर बन रही है। और ये चीज वही होगी, ये क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट करती है किसी भी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह। और ये क्या आ जाती है, इसके सिस्टर्न वाला पार्ट आ जाता है। ये क्या है, आपके गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर हो जाती है। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं इसे सिस्टर्ने वाले पार्ट की। ये जो सिस्टर्ने वाला पार्ट है ये कंप्लीट गोल्जी बॉडी की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक, बोले तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाए कि गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है, तो याद रखना कौन है, आपकी सिस्टर्ने होती है। इसके अलावा बात करें तो ये क्या होती है, आपकी सिस्टर्ने फ्लैट होती है, डिस्क शेप होती है एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक स्ट्रक्चर होती है जो आपकी सिस्टर्ने है। इसके अलावा जो आपकी सिस्टर्ने है गोल्जी बॉडी के अंदर 3 से लेके 12 तक नंबर के अंदर हो सकती है। इसका जो डायामीटर होता है वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक क्या हो सकता है, इसका डायामीटर हो सकता है आपकी सिस्टर्ने का।
आगे बात करते हैं, आपकी आ जाती है वेसिकल्स। वेसिकल्स की बात करें तो ये क्या होती है, स्मॉल होती है एंड कैसी होती है, सेक लाइक इनका पार्ट होता है। और कहां पर होती है, जो आपके सिस्टर्नी का जो डिस्टल एंड होता है, मतलब सिस्टर्नी का जो डिस्टल एंड है वहां पर क्या होती है, आपकी वेसिकल्स प्रेजेंट होती है। मतलब वेसिकल्स का जो फॉर्मेशन है वो सिस्टर्नी वाले पार्ट से ही इसका फॉर्मेशन हुआ है। मतलब वेसिकल्स आर फॉर्म बाय द बडिंग फ्रॉम द सिस्टर्नी। मतलब जो आपकी सिस्टर्नी है, ये देखिए नॉर्मल सिस्टर्नी है, ठीक है, सिस्टर्नी की नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब देखें धीरे धीरे सिस्टर्नी में क्या बन रहा है, एक बर्ड बन रहा है। ये बर्ड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और नहीं क्या कर देगा, वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक, सॉरी, वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स क्या होता है, फॉर्म होता है फ्यूजन ऑफ द वेसिकल्स ईच अदर। मतलब जब दो वेसिकल्स होगी, ये जो दो वेसिकल्स है, ये दो वेसिकल्स जब आपस में फ्यूज हो जाएगी तो बनके ये एक हो जाएगी और इसका फॉर्मेशन कर देगी, आपके वैक्यूल्स का फॉर्मेशन कर देती है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके गोल्जी बॉडी का फंक्शन आखिरकार क्या होता है। गोल्जी बॉडी के फंक्शन की बात करें तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, जो आपके एंजाइम आ गए, हार्मोन्स आ गए, म्यूकस आ गया आपका, सीट आ गया आपका, मतलब सेट आ गया आपका, स्लाइवा आ गया, फिक्स आ गया आपका, जो आईजी हो गया, मतलब जो एंटीबॉडीज हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी हो गया, इन सब का क्या करता है, सिक्रेशन के अंदर इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा ये सेपरेटिंग की जो प्रोसेस होगी या बोले तो मॉडिफिकेशन की प्रोसेस होगी, जो आपके प्रोटीन आ गया, फैट आ गया, शुगर आ गया, इन सब के क्या है, इनको अलग अलग भेजने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या किया जाता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोला जाता है। ट्रैफिक पुलिस का मतलब क्या आ गया, देखिए आपने देखा होगा, मान लीजिए ये क्या है, कोई चौराहा है, ठीक है, यहां पर आपका पुलिस वाला खड़ा है, बोले तो आपकी गोल्जी बॉडी खड़ी है। अब सपोज कीजिए यहां से प्रोटीन आ रहा है, यहां से शुगर आ रही है, यहां से आपकी फैट आ रही है, यहां से कोई दूसरी चीज आ रही है, तो इनको किस किस डायरेक्शन में भेजना है, इस गाड़ी को इधर भेजना है तो इधर हाथ दे देगा, इसको इधर भेजना है तो इधर कर देगा, इसको सीधा जाने देगा, इसको इधर जाने देगा। तो मतलब किस चीज को किधर जाना है, इसको डायरेक्शन दिखाता है, कौन दिखाता है, आपकी गोल्जी बॉडी दिखाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोला जाता है। मतलब किस चीज को किधर भेजना है, किधर डाइवर्ट करना है, क्या करना है, वो सारा का सारा काम गोल्जी बॉडी करता है। इसलिए इसी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोला जाता है। आगे बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट एंड मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन इनटू, और जो आपका लिपिड होता है इनको वेसिकल्स के द्वारा, मतलब इनमें जो वेसिकल वाला पार्ट होता है उनके द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड जो आपकी गोल्जी बॉडी होती है, ये दोनों मिलकर ही किसका फॉर्मेशन करती है, लाइसोसोम का करती है। क्योंकि लाइसोसोम क्या होती है, एक तरह की वेसल्स ही तो होती है, एक तरह की वैक्यूल तो होती है। ठीक ऐसे ही ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड गोल्जी बॉडी है, ये दोनों मिलकर ही आपके लाइसोसोम का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर जिस टाइम पे जो एक्रोसोम बनता है, जिस टाइम पे आप डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ोगे उस टाइम पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो आपका स्पर्म है, ये क्या है, स्पर्म है। इस स्पर्म के जो ऊपर के साइड में जो एक्रोसोम वाला पार्ट बनता है, इस एक्रोसोम वाले पार्ट को बनाने में गोल्जी बॉडी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो चलिए ये हो जाता है आपकी गोल्जी बॉडी कंप्लीट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो इस तरीके से आप करके आएंगे तो पूरे अच्छे नंबर मिलने के चांसेस आपको रहेंगे। अब बात कर लेते हैं अपन न्यूक्लियस के बारे में कि आखिरकार जो न्यूक्लियस है ये क्या होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो जिस तरह से मैं बताता हूं वैसे करके आएंगे तो पूरे अच्छे नंबर इसमें भी मिलने के चांसेस रहेंगे। जो आपका न्यूक्लियस है ये भी क्या होता है, एक तरह का सेल ऑर्गेनल्स ही है, लेकिन जो न्यूक्लियस है ये क्या होता है, जो जेनेटिक कंट्रोल है उसका सेंटर होता है। मतलब न्यूक्लियस को मतलब जो आपका न्यूक्लियस है इसी के अंदर जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल जो आपका डीएनए हो गया, वो क्या होता है, इसी के अंदर क्या होता है
होता है, स्टोर रहता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जेनेटिक कंट्रोल सेंटर बोला जाता है, जो आपका न्यूक्लियस है। इसको न्यूक्लियस के अंदर ही ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि ये वाला न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोलस बोला जाता है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसकी है, न्यूक्लियस की है, और ये न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा न्यूक्लियोलस है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। और ये जो अंदर आप देख रहे हैं सारे के सारे के अंदर में क्या प्रेजेंट है, जो आपके क्रोमेटिन है प्रेजेंट है, ये उलझे हुए प्रेजेंट रहते हैं, और यही क्या करते हैं आगे इन्हीं में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है, और यही क्या करते हैं आगे से एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इनको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ये सारी चीजें जिस टाइम अपन मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तब और अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल मेन अपना फोकस है न्यूक्लियस पे। जो न्यूक्लियस है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसको सबसे पहले किसने खोजा था, तो जो आपके रॉबर्ट ब्राउन है इन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। इसके अलावा न्यूक्लियस की स्टडी को बोला जाता है कैरियोलॉजी। कैरियो का यहाँ पे जो कैरियो है ये न्यूक्लियोलस को न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। लॉजी क्या होता है, किसी चीज की स्टडी करता होता है, मतलब किसकी स्टडी कर रहे हैं, न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कैरियोलॉजी बोला जाता है। अब जो आपकी न्यूक्लियस टर्म है ये भी जो आपके रॉबर्ट ब्राउन है इन्होंने ही इसको बताया था। इसके अलावा न्यूक्लियस क्या होता है कि जो आपका साइटोप्लाज्म है उससे क्या रहता है एकदम, मतलब जो आपका आपने देखा होगा ये आपकी कंप्लीट सेल होती है, सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये वाला न्यूक्लियस है, पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, ये पूरा का पूरा क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है। एंड इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उन क्रोमोसोम का जो डुप्लीकेशन है वो किस टाइम पे होता है, जिस टाइम पे आप सेल डिवीजन पढ़ोगे उस टाइम पे ये जो न्यूक्लियस होता है इस न्यूक्लियस का ही क्या होता है, डिवीजन होता है, मतलब एक न्यूक्लियस से क्या हो जाते हैं, दो न्यूक्लियस हो जाते हैं। कब होते हैं, जिस टाइम पे अपन सेल डिवीजन सेल साइकिल पढ़े हैं, अभी अपने लेक्चर बनाए हैं तो वो लेक्चर भी आप देख लीजिएगा, वहां मैंने कंप्लीट सेल डिवीजन सेल साइकिल वो चीज बता रखी है, तो वहां आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि न्यूक्लियस का डिवीजन किस तरह से होता है, मियोसिस माइटोसिस ये चीजें क्या होती है, ये चीज आपको वहां पता चल जाएगी। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आती है। न्यूक्लियस में स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो आप ये वाले स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व होता है, मतलब न्यूक्लियर के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है वो क्या हो गया, न्यूक्लियर इन्वॉल्व हो गया। अब न्यूक्लियर देखिए कोई सेल के अंदर ये क्या है, सेल के अंदर लिक्विड पदार्थ प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, सेल का है तो इसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी जो लिक्विड पदार्थ बना हुआ है, इस जो लिक्विड फॉर्म है इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लास्ट। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस का प्लाज्म है, न्यूक्लियस का तरल पदार्थ है, तो इसको न्यूक्लियोप्लास्ट बोल देंगे। यदि सेल के अंदर प्रेजेंट है तो ये सेल का क्या है, कोई मतलब तरल पदार्थ प्रेजेंट है तो उसको क्या बोल देंगे, साइटोप्लाज्म बोल देंगे। ठीक ऐसे ही इसके अंदर भी क्या होता है, एक न्यूक्लियोलस है ये प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा न्यूक्लियस है ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर ये जो आप उलझीनुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सारे के सारे आपके क्या है, क्रोमेटिन प्रेजेंट रहते हैं। अब जो न्यूक्लियर पोर है ये आप देखिए कंप्लीटली एक दूसरे से अटैच नहीं, इनमें बीच में थोड़ा थोड़ा क्या है, गैप है, इस गैप को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर पोर बोला जाता है, बोले तो न्यूक्लियर छिद्र इनको बोला जाता है, केंद्र छिद्र बोला जाता है। चलिए आगे बात करें तो जो आपका न्यूक्लियस है ये आपकी जो यूकेरियोटिक सेल है उनके अंदर जितने भी आपके यूकेरियोट्स हैं उन सब के अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। लेकिन फिर से वही चीज आ जाती है कि जो आपकी मेच्योर आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। जबकि अपन बात कर लेते हैं प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रिमिटिव टाइप का जो न्यूक्लियस है वो देखने को मिलता है, वहां पर उसको न्यूक्लियस नहीं कहते, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड बोला जाता था। जो आपके प्रोकैरियोट्स है उनके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन बस वहां पर वो न्यूक्लियस इतना ज्यादा डेवलप नहीं है, बोले तो प्रिमिटिव टाइप का है, आदिम प्रकार का है, जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। अब ये जो न्यूक्लियोइड है किसमें देखने को मिलता है, जो आपके वायरस हो गए, आपके बैक्टीरियाज हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, इन सब के अंदर आपको देखने को मिलता है। एंड आपका जो न्यूक्लियस होता है कंप्लीट जो आपकी सेल है इस सेल के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, आपका न्यूक्लियस। तो पूरे सेल का ऑलमोस्ट 8 से 10% जो एरिया है इस एरिया को कौन कवर कर लेता है, आपका न्यूक्लियस के द्वारा कर लिया जाता है।
ये आपकी यूकेरियोटिक सेल है, ये आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है। इन दोनों में देखें तो ये तो आपके यूकेरियोटिक सेल के क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है, ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनल है। इसमें बात करें तो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस किसके अंदर प्रेजेंट है, आपके यूकेरियोट्स के अंदर प्रेजेंट है। जबकि प्रोकैरियोट्स का आप न्यूक्लियस देखें तो इतना ज्यादा, यहां देखिए एकदम न्यूक्लियस एकदम गोल है, राउंडेड है, लेकिन यहां आप न्यूक्लियस का ही यहाँ पे दूसरा नाम है। क्यों? क्योंकि ये आदिम तरह का कंप्लीट न्यूक्लियस ऐसे देखिए उलझा हुआ सा ये पड़ा है, तो इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर न्यूक्लियोइड बोला जाता है। इसके अंदर भी राइबोसोम है, इसके अंदर भी राइबोसोम है, न्यूक्लियोलस यहाँ पर भी प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, यहाँ फ्लैजिला आपको नहीं देखने को मिलता है। ये दोनों में डिफरेंस है, इनको फिट कर भी अपन देखेंगे। चलिए मेन बात कर लेते हैं कि इनके नंबर के अंदर ये कहां कहां कितने देखने को मिलेंगे। यदि जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस मान लीजिए किसी के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसको क्या बोला जाता है, एन्यूक्लिएटेड सेल बोला जाता है। मतलब न्यूक्लियस यहां पर क्या है, एब्सेंट है। फॉर एग्जांपल जो आपकी मैच्योर आरबीसी होती है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, एन्यूक्लिएटेड सेल बोला जाता है। जबकि बात करें यूनी न्यूक्लिएटेड सेल, यूनी का मतलब क्या होता है, एक से, मतलब ऐसी सेल जिसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो कौन सी होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड सेल होती है। फॉर एग्जांपल बात करें तो जितनी भी आपकी यूकेरियोटिक सेल्स होती है उन सब में ऐसा माना जाता है कि यूनिन्यूक्लिएटेड सेल आपको देखने को मिलती है। मतलब एक ही सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है। कुछ को क्या बोला जाता है, कुछ के अंदर दो न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, उनको क्या बोला जाता है, बाई न्यूक्लिएटेड सेल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल जो आपका पैरामीशियम होता है उसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। ठीक ऐसे ही होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब एक से ज्यादा सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, वो कौन सी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होती है। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो जो आपका एस्केरिस है उसकी जो इपिथेलियम सेल होती है उनके अंदर एक से ज्यादा जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक ऐसे इनकी शेप की बात करें तो मैक्सिमम जो आपका न्यूक्लियस होता है वो या तो राउंडेड होगा या कैसा होता है, आपका स्पाइरल कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आपका न्यूट्रियोफिल होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रहा, जो आपके न्यूट्रियोफिल है इनके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, ट्राई लोब्ड भी देखिए, 3 लोब है वो आपको देखने को मिल जाता है। किसी के अंदर आपको डाई लोब्ड न्यूक्लियस है, ये भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात करें किडनी सेल्स के रूप में क्या होता है, जो आपका मैक्रोन्यूक्लियस है वो किसमें देखने को मिलता है, पैरामीशियम के अंदर किडनी के जैसा क्या होता है, न्यूक्लियस है वो आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो आपकी इंसेक्ट्स की जो ग्लैंड होती है उनके अंदर आपको क्या है, ब्रांचड सेल का क्या है, न्यूक्लियस आपको देखने को मिल सकता है, ब्रांचिंग के अंदर देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर 4 मेन चीजें देखने को मिलेगी। एक तो देखने को मिलेगा न्यूक्लियर इन्वॉल्व। न्यूक्लियर इन्वॉल्व में ही आपको जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन भी देखने को मिल जाएगी एंड आपकी इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों के दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियर इन्वॉल्व का कर देते हैं। ठीक ऐसे ही उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिल जाएगा, न्यूक्लियोलस देखने को मिल जाएगा एंड क्रोमेटिन रेटिकुलम है, ये भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें क्या होती है, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें तो ये आपका क्या है, कंप्लीट न्यूक्लियस। ये जो आप देख रहे हैं ये कंप्लीट आपका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में ही ठीक ऐसे बात करें तो इसकी ये जो बाहर वाली है ये तो कौन सी है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो जाती है न्यूक्लियस की। ठीक ऐसे ये अंदर की साइड में तो ये इसकी कौन सी आ जाती है, आपकी इनर मेम्ब्रेन आ जाती है। ठीक ऐसे ही आप देखेंगे तो यहां पर भी स्पेस देख लीजिए, ये स्पेस रहा, ये स्पेस रहा, इन सब को क्या बोला जाता है, आपका न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है एंड आपकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व बोला जाता है। ये क्या है, कंप्लीट दोनों मिलके आपके न्यूक्लियर इन्वॉल्व का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही जो आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर आप देखेंगे तो यहां पर एक जालनुमा आपको ये स्ट्रक्चर चारों तरफ से दिख रही है। इनको तो आपका क्या बोला जाता है, यू क्रोमेटिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनको यू क्रोमेटिन बोला जाता है। जबकि ये वाले जो आप देख रहे हैं इन सबको क्या बोला जाता है, हेटेरोक्रोमेटिन बोला जाता है। अब ये यू क्रोमेटिन क्या है, हेटेरोक्रोमेटिन क्या है, ये अपन आगे आने वाले फिर कभी लेक्चर्स के अंदर और डिटेल के अंदर इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक ऐसे ही बात करें तो न्यूक्लियस के से स्टार्ट क्या हो रही है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आप देख रहे हैं ये जो डॉट डॉट है ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं, इसके ट्राइबोसोम आ जाते हैं।
ये सारी की सारी चीजें अपने देख ली। ये इंटर न्यूक्लियर क्रोमेटिन हो गया, मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी आप देख रहे हैं न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है और इसी के अंदर आप थोड़े थोड़े क्रोमेटिन देख रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर क्रोमेटिन अपन बोल देंगे। ये ओवरऑल क्या हो जाती है, आपकी न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर हो जाती है। ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनके बीच में ये वाला जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये जो आप स्पेस देख रहे हैं खाली व्हाइट व्हाइट, इसको बोला जाता है प्री न्यूक्लियर स्पेस, इसको बोला जाता है। ये अपन देख रहे हैं न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में पढ़े तो सबसे पहले आ जाता है न्यूक्लियर इन्वॉल्व। अब जो आपका न्यूक्लियर इन्वॉल्व है, ये किससे बना होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। मतलब यहां पर क्या होता है, आपकी आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन करती है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व का फॉर्मेशन करती है। और इनके बीच में जो स्पेस है, ये इनके बीच में ये वाला जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोला जाता है, प्री न्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है। अब यहां पर देखिए, अब न्यूक्लियस का क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन। यहां पर जो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन होगी, इसको बोलेंगे एक्टोकैरियोथिका। क्या बोलेंगे, एक्टोकैरियोथिका बोलेंगे। अब ये जो एक्टोकैरियोथिका है, ये आप देखिए किससे एसोसिएटेड है, बाहर वाली जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, इसको एक्टोकैरियोथिका बोलेंगे, क्योंकि ये किसका है, आपके न्यूक्लियस के बाहर की मेम्ब्रेन है। ये बाहर वाली मेम्ब्रेन से जस्ट आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एसोसिएटेड होता है। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या लगे होते हैं, आपके राइबोसोम लगे होते हैं। ठीक ऐसे ही जो अंदर की साइड में जो मेम्ब्रेन है, इस अंदर वाले को क्या बोलेंगे, एंडोकैरियोथिका बोल देंगे। बाहर वाले को सीधी सी बात है एक्टोकैरियोथिका बोल दिया, तो अंदर के साइड में जो इनर मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोल देंगे, एंडोकैरियोथिका बोल देंगे। लेकिन जो आपकी एंडोकैरियोथिका है, यहां पर क्या होता है, ये एक तरह की क्या होती है, आपकी स्मूथ लेयर होती है, बोले तो पतली चिकनी होती है। तो यहां पर न तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा एंड न ही यहां पर आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा, दोनों के दोनों एब्सेंट रहेंगे। इसके अलावा ये यहां पर जो आपके न्यूक्लियर पोर आप देख रहे हैं, इन न्यूक्लियर पोर का जो डायामीटर है वो कितना होता है, 200 से 400 आर्मस्ट्रॉन्ग तक क्या होता है, इसका डायामीटर होता है। और इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है, इसका न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। इसके अलावा जो चीज अभी मैंने आपको बता दी, क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट है, सारी की सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है। आगे बात करें, सेकंड आ जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसको न्यूक्लियर शेप एंड जो कैरियोलिम्फ है, उस नाम से भी इसको जाना जाता है। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो ब्लू ब्लू में जो आप देख रहे हैं, ये इसी को क्या बोला जाता है, आपका न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये कैसा होता है, सेमी लिक्विड होता है। बोले तो हल्का क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन के अंदर थोड़ा सा क्या होता है, ये गाढ़ा सा ये होता है। इसके अलावा ये क्या करता है, जो भी मटेरियल्स होता है, उन मटेरियल्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म करता है। इसके अलावा जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये कंप्लीट क्या होता है, घिरा हुआ रहता है, बोले तो कवर्ड रहता है, जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसके अंदर प्रोटीन हो गया, फॉस्फोरस हो गया एंड जो न्यूक्लिक एसिड हो गया, वो क्या होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है आपका न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोलस है, इसको सबसे पहले, मतलब ये वाला तो पार्ट क्या है, आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोलस बोला जाता है। और इस न्यूक्लियोलस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, जो आपके फोंटेना है, इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। और इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बोले तो ये किससे बना होता है, ये आपका जो आरआरएनए एंड जो प्रोटीन है, आरआरएनए के अंदर भी जो आपका आरआरएनए है, क्योंकि आरएनए आपको पता है 3 तरह का होता है, आरआरएनए हो गया, एमआरएनए हो गया एंड टीआरएनए हो गया। इन तीनों में से जो आपका आरआरएनए है, मेजरली ये इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियोलस है, ये आपको जिस टाइम पे आप सेल साइकिल पढ़ेंगे, उस सेल साइकिल की जो इंटरफेस स्टेज आती है, उस स्टेज के अंदर आप इजीली माइक्रोस्कोप के द्वारा न्यूक्लियोलस है, इसको इजीली अपन देख सकते हैं। जो अपन सेल साइकिल पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा। ये अपन ने बात कर ली न्यूक्लियोलस की। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्रोमेटिन रेटिकुलम। जो आपका क्रोमेटिन रेटिकुलम है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका डीएनए एंड जो आपके प्रोटीन है, वो दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। और जो क्रोमेटिन रेटिकुलम है, ये कहां पर प्रेजेंट है, जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये क्या है, आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये आपका न्यूक्लियोलस है, ये आपका न्यूक्लियर पोर हो गया, ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही ये जो आप देख रहे हैं ऐसे धागेनुमा स्ट्रक्चर अंदर की साइड में मुड़े हुए से, यही आपका क्या होता है, क्रोमेटिन होता है।
और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन बोल दीजिए या क्रोमोनिमेटा बोल दीजिए। ये जो आपके क्रोमेटिन है, ये क्या होते हैं, क्रोमोनिमेटा जब डिफ्यूज हो जाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ में, मतलब जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है प्लस जो आपका क्रोमोनिमेटा है, ये दोनों के दोनों मिलके क्या किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, आपके क्रोमेटिन रेटिकुलम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये क्रोमेटिन ही आगे जाके यही क्या करते हैं, आपकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इसको ट्रांसमिट करने का काम इन्हीं के द्वारा किया जाता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की, आखिरकार न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है। न्यूक्लियस के फंक्शन की बात करें तो न्यूक्लियस ट्रांसक्रिप्शन की मेन साइट होती है, कि ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो कहां होती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ेंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है अनुलेखन की, वो कहां होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। इसके अलावा ये आरएनए के फॉर्मेशन के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा न्यूक्लियस सेल डिवीजन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा जो आपकी सेल मेटाबॉलिज्म होगी एंड जो अदर प्रोसेस होगी उनको कंट्रोल करने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, न्यूक्लियस के द्वारा। एंड ये जो आपकी ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन हो गया, इसको भी ग्रोथ मतलब कंट्रोल करने का काम, सेल की जो ग्रोथ होगी, उसका जो रिप्रोडक्शन हो गया सेल का, उसका भी काम क्या है, न्यूक्लियस के द्वारा इजीली किया जाता है। एंड जो भी आपका डीएनए है, मतलब जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल है, उसको स्टोर करने का काम भी न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। एंड जो न्यूक्लियस होते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, आपके हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम भी न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। ये अपना कंप्लीट हो जाता है, जो जो मेन सेल ऑर्गेनल्स है वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसके अंदर वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बीएससी सेमेस्टर के हर लेक्चर्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। इसके अलावा एक बार प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिएगा, वहां पर आपको फ्री एंड पेड दोनों कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, एग्जाम आपके आ रहे हैं तो एग्जाम के लिए भी आप सबको बेस्ट ऑफ लक। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। चैनल पे नए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।